हमारा ऑक्सीजन फैमिली, जिसे चैल्कोजेंस भी कहते हैं। ओके, इसे चैल्कोजेंस क्यों कहते हैं, इसका एक रीज़न है। चैल्कोजेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्रुप नंबर 16 के जो एलिमेंट होते हैं वो अयस्क बनाते हैं, ओर्स बनाते हैं, ठीक है। और जनरली इनके जो अयस्क होते हैं, ओर्स जो होते हैं, वो सल्फाइड या सल्फेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। क्लियर है? ओके, तो देन हेडिंग लगाइए ऑक्सीजन फैमिली और ग्रुप नंबर 16 हो। ग्रुप नंबर 16 और ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। इसे कहा जाता है क्या, चैल्कोजेन। इसे चैल्कोजेन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कंबाइन होकर ओर्स बनाते हैं और जनरली इनके जो ओर्स होते हैं वो ऑक्साइड और सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। क्लियर है? चलिए फिर ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट लिख लेते हैं। मैंने इसका पहले ही ट्रिक बताया था कि ग्रुप नंबर जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनको याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक बताया था। ओके, याद आ रहा है कुछ? लेट्स सी। ये है ना हमारे ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट। 5 एलिमेंट होते हैं इसमें और इसका ट्रिक है याद रखने का, क्या भूल गया लगता है, ओ स्टाइल से टीपो। ओके, ओ स्टाइल से टीपो। ओ फॉर ऑक्सीजन, स्टाइल यहाँ पर सल्फर, से सेलेनियम, टीपो, टी मतलब टेल्यूरियम और पो से पोलोनियम। क्लियर है? इसका नाम लिख लीजिए। ये हमारा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड लास्ट पोलोनियम। हो गया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ग्रुप नंबर 16 और ऑक्सीजन फैमिली की बात करें तो इसे चैल्कोजेंस कहा जाता है। इसे याद रखने का बहुत ही इजी सा ट्रिक है, ओ स्टाइल से टीपो। ओके, ओ फॉर ऑक्सीजन, स्टाइल स्टैंड्स फॉर सल्फर, से सेलेनियम, टी टेल्यूरियम एंड पो यहाँ पर आ जाएगा पोलोनियम। क्लियर है? ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए अब मैं इसे रब करती हूँ। बात करें इसके एटॉमिक नंबर की तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, ठीक है। किसी भी ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसे याद रखना बहुत इजी होता है, एटॉमिक नंबर याद रखना बहुत इजी होता है। तो अब यहाँ पर हम जैसे ही डाउन टू ग्रुप जाएंगे तो हमें कौन सा रूल फॉलो करना है एटॉमिक, अगर याद है एटॉमिक नंबर तो इट इज़ अ गुड, लेकिन अगर याद नहीं है तो इसके लिए मैंने एक रूल बताया था, क्या, 8, 18, 18, 32। सही है, 5 हमारे पास एलिमेंट है। रूल यहाँ पर फॉलो करना है हमें, 8, 18, 18, 32। फर्स्ट ग्रुप का एटॉमिक नंबर वैसे ही रिमाइंड रहता है, तो फर्स्ट ग्रुप का यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट जो है इस ग्रुप का वो है ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8। तो 8 + 8 = 16। 16 एटॉमिक नंबर किसका है, सल्फर का है। क्लियर है? ओके, अब इस 16 में प्लस कीजिए 18 को, कितना आएगा, प्लस करेंगे तो इसमें प्लस करो, 18 प्लस करो तो ये आपका आएगा 34। 34 में फिर से 18 प्लस करो, कितना आया, 52। इस 52 में आपको प्लस करना है 32, तो क्या आ जाएगा ये आपका 84। 84 इज़ एटॉमिक नंबर ऑफ पोलोनियम। सही है, बहुत ही सिंपल सा रूल है। एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो इस रूल को फॉलो करो, बहुत ही ईजिएस्ट वे है एटॉमिक नंबर याद रखने का। हो गया? ओके, अब बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है,
तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों है? ये जितने भी एलिमेंट यहाँ पर ग्रुप नंबर 16 जो है, इसमें जितने भी 5 एलिमेंट आ रहे हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों है? क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट हैं इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी सब शेल में जा रहे हैं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में जाने की वजह से ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। यहाँ पर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ऑक्सीजन का 8 है तो 1s2 2s2 2p कितना आएगा? 4 हो गया, 4 और चाहिए, ये हो गया 2p4। क्लियर है? और 2 6 सही है। ओके, अब अगर इसके अकॉर्डिंग हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा क्या हो रहा है, डाउन टू ग्रुप में हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। पहले 8 है, फिर 16 है, फिर 34 है, फिर 52 है, फिर 84, 52 है, देन 84 है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस से यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ेगा, सब शेल की डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये नंबर्स भी तो बढ़ेंगे ना। तो यहाँ पर आ जाएगा, आप इसका निकालो आप सल्फ़र का 1s2 2s2 2p6, क्योंकि हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ऑब्वियस है 16 है, तो अभी काफ़ी सारे शेल्स हैं भरने के लिए। तो 2p6 हम पूरा इसमें दे देते हैं, 2p6 हो गया। देन क्या होगा हमारा 3s2 एंड देन 3p4 आ गया 16। ठीक है, तो डाउन टू ग्रुप जाएंगे तो सेलेनियम किस पे आएगा? 4p4 पे आएगा, टेल्यूरियम 5p4 एंड पोलोनियम 6p4। क्लियर है? आ गया इतना समझ में? ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो और अब हेडिंग लगाओ ऑक्यूरेंस। दैट मीन्स कि ऑक्सीजन फैमिली की अवेलेबिलिटी कितनी है नेचर में या अर्थ क्रस्ट पे। ठीक है, ये हमको देखना है। आप हो गया, चलिए हेडिंग लगाइए ऑक्यूरेंस। ठीक है, हमें यहाँ पर इसका ऑक्यूरेंस देखना है। तो अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन, ये सारे एलिमेंट में से हमारा जो ऑक्सीजन है वो सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है एटमॉस्फेयर में। अप्रॉक्स 21% इसकी अवेलेबिलिटी होती है एटमॉस्फेयर में। अगर बात करें अर्थ क्रस्ट पे तो अर्थ क्रस्ट पे ये 46% अवेलेबल होता है। और बात करें अगर वाटर पे तो वाटर पे ये 89% इसकी अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है, आप डिटेल में लिख सकते हैं यहाँ पर 21% है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, 46.6% है अर्थ क्रस्ट पे, अर्थ क्रस्ट पे। ओके, और 89% अवेलेबिलिटी इसकी वाटर में होती है। क्लियर है? अगर बात करें सल्फ़र की तो सल्फ़र जो होता है वो 0.03 से 0.1% अवेलेबल होता है। ठीक है, अब इसके साथ ये है ना कि फ्री स्टेज और कंबाइन दोनों स्टेज में इसकी अवेलेबिलिटी होती है। ये फ्री स्टेज में मिलेगा और कंबाइन बोथ फॉर्म में ये हमें गेन होगा। अगर इसके कंबाइन स्टेज की बात करें तो ये सल्फाइड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, सल्फाइड फॉर्म लाइक कॉपर पायराइट हुआ, आयरन पायराइट हुआ, गैलेना हुआ। ठीक है, तो इस तरफ मैं बता देती हूँ। सल्फ़र की अगर बात करें तो ये सल्फाइड और सल्फेट, मैं सल्फ़र की बात कर रही हूँ ना, और सल्फेट दोनों फॉर्म में मिलेगा, मतलब कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। तो सल्फाइड के अगर फॉर्म की बात करें तो ये कॉपर पायराइट, आयरन पायराइट इस फॉर्म में गेन होता है। ठीक है, और अगर सल्फेट की बात करें तो ये जिप्सम, इप्सम ये दोनों फॉर्म में अवेलेबल होगा। जिप्सम CaSO4 × H2O और इप्सम मतलब मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 होता है हमारा इप्सम, MgSO4 × 2H2।
ठीक है। तो ये अवेलेबिलिटी इसकी फॉर्म्स है कि ये सल्फाइड और सल्फेट फॉर्म में मिलता है सल्फ़र, जो कि 0.1 से 0.03% से लेकर 0.1% तक अवेलेबल होता है। इसको 7 कर लीजिएगा ना, ये 7 है। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट है हमारा सेलेनियम। अगर सेलेनियम की बात करें तो सेलेनियम जो होता है वो सेलेनाइट फॉर्म में मिलेगा और इसकी जो अवेलेबिलिटी होती है वो अर्थ क्रस्ट में मिलता है। सेलेनियम ये अर्थ क्रस्ट में मिलेगा और सेलेनाइट के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ, सेलेनाइट के फॉर्म में मिलेगा और 10⁻⁸% इसकी अवेलेबिलिटी होती है अर्थ क्रस्ट पे। क्लियर है इतना? नेक्स्ट है हमारा टेल्यूरियम। अगर टेल्यूरियम की बात करें तो टेल्यूरियम जो होता है वो टेल्यूराइट के फॉर्म में मिलेगा और ये भी अप्रॉक्स 10⁻⁸% सेम है सेलेनियम जो सेलेनाइड है उस फॉर्म में। जैसे सेलेनियम हमारा सेलेनाइड के फॉर्म में 10⁻⁸% अर्थ क्रस्ट पे अवेलेबल है, उसी तरह से जो टेल्यूरियम है वो भी टेल्यूराइट फॉर्म में मिलेगा, अर्थ क्रस्ट पर ही मिलेगा और 10⁻⁸ ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये मिलेगा आपको टेल्यूराइट, ये टेल्यूराइट फॉर्म में मिलेगा आपको और इसकी भी अवेलेबिलिटी 10⁻⁸% होती है अर्थ क्रस्ट पे ही। ओके, अब बात करें अगर पोलोनियम की, तो पोलोनियम इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इट इज़ अ पुअर मेटल, स्टेबिलिटी नहीं होती है। थोरियम और बिस्मथ के डिके का आफ्टर प्रोडक्ट हमारा पोलोनियम होता है। ओके, मतलब थोरियम और बिस्मथ, इट इज़ अ डिके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड बिस्मथ। क्लियर है? तब हमें पोलोनियम मिलता है और ये जो होता है ये 10⁻⁻14% इसकी अवेलेबिलिटी होती है, बहुत ही पुअर मेटल होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। क्लियर है? और ये कहाँ पाया जाएगा? ये भी अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल होगा। पोलोनियम भी जो होगा वो अर्थ क्रस्ट पे अवेलेबल होगा, अर्थ क्रस्ट। क्लियर है? तो ये तो बात रही ऑक्सीजन फैमिली की ऑक्योरेंस की, कि ऑक्सीजन फैमिली के जितने भी 5 तत्व है, एलिमेंट है, वो कहाँ कहाँ और किस किस फॉर्म में कितने कितने परसेंटेज इसकी अवेलेबिलिटी होती है वो हमने देखा। ऑक्सीजन की बात की जाए तो पूरे एलिमेंट में ऑक्सीजन ही सबसे हाईएस्ट परसेंटेज वाला एलिमेंट होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। अप्रॉक्स 21% इट्स फाउंड इन एटमॉस्फेयर, 46.6% अर्थ क्रस्ट पे प्रेजेंट होता है और 89% जो होता है ये वाटर पे अवेलेबल होता है। बात करें अगर सल्फ़र की, तो सल्फ़र फ्री स्टेज और कंबाइंड स्टेज ये आपको दोनों फॉर्म में मिलेगा। कंबाइंड स्टेज की बात करें तो ये सल्फाइड और सल्फेट के फॉर्म में मिलेगा। सल्फाइड लाइक आयरन पायराइट हुआ, गैलेना हुआ, कॉपर पायराइट, इस फॉर्म में मिलेगा। सल्फेट जो है उसमें जिप्सम और इप्सम, इस फॉर्म में हमें सल्फेट के रूप में मिलेगा ये। नेक्स्ट है हमारा सेलेनियम। अगर सेलेनियम की बात की जाए तो ये सेलेनाइट के फॉर्म में मिलता है, अर्थ क्रस्ट पे 10⁻⁸% की अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टेल्यूरियम। टेल्यूरियम ये भी टेल्यूराइट फॉर्म में मिलता है और इसकी अवेलेबिलिटी भी 10⁻⁸% होगी अर्थ क्रस्ट पे। लास्ट होता है हमारा पोलोनियम, जो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, थोरियम और बिस्मथ के डीके प्रोडक्ट हमारा पोलोनियम होता है और इसकी अवेलेबिलिटी अर्थ क्रस्ट पे होती है अप्रॉक्स 10⁻⁻14%। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हेडिंग लगाइए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। हो गया क्या? ओके ओके, देन हेडिंग लगाइए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन फैमिली और ग्रुप 16 एलिमेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट हेडिंग आएगा, इसमें फिजिकल स्टेट लगा लीजिए। तो लिखिए फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। अच्छा, फिजिकल स्टेट की अगर बात करें तो ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, ऑक्सीजन इज़ अ गैसियस एलिमेंट,
मतलब ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पर गैस फॉर्म में मिलता है और इट इज़ अ डायटोमिक एलिमेंट। तो एट रूम टेम्परेचर oxygen is a diatomic and found in the form of gaseous। ठीक है, तो ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर इट इज़ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड फाउंड इन अ फॉर्म ऑफ गैसियस। ठीक है, तो ये गैसेस फॉर्म में मिलता है रूम टेम्परेचर पर। वहीं अगर दूसरे एलिमेंट की बात करें, वाइल अदर आर सॉलिड्स, वहीं अगर दूसरे एलिमेंट की बात करें तो वो सॉलिड फॉर्म में मिलता है और वो ऑक्टाएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, वो बाकी जो एलिमेंट होंगे वो ऑक्टाएटॉमिक होंगे। ठीक है, ऑक्टा एटॉमिक, दैट मीन्स ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में आपको मिलेगा। वहीं पर अगर दूसरे एलिमेंट की बात की जाए, सल्फर, ये ऑक्टाएटॉमिक होता है S8, सेलेनियम इज़ अ ऑक्टाएटॉमिक Se8, टेल्यूरियम इज़ अ ऑक्टाएटॉमिक Te8। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सेप्शनल यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन होता है जो डायटोमिक होता है, बाकी आपको ऑक्टाएटॉमिक फॉर्म में मिलेंगे। क्लियर है? अच्छा, क्या रीज़न है? रीज़न भी तो होगा कुछ कि ऑक्सीजन क्यों ये हमें डायटोमिक क्यों शो कर रहा है, ये क्यों नहीं है ऑक्टाएटॉमिक। तो सिंपल सा रीज़न इसका स्मॉल साइज़। ठीक है, स्मॉल साइज़ होता है। अब भाई अगर इसका स्मॉल साइज़ मतलब साइज़ इसका स्मॉल है तो ऑब्वियस है कि ये ओवरलैपिंग बहुत इजीली कर लेता है। ठीक है, और इजीली पी पाई बॉन्ड फॉर्म करता है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है, जबकि बाकी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, मेटेलिक कैरेक्टर। सेकेंड इज अ मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर। अच्छा, अगर मेटेलिक कैरेक्टर की बात की जाए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, तो ऑक्सीजन एंड सल्फर बोथ आर नॉन मेटल। ठीक है, बोथ आर नॉन मेटल। क्लियर है? सेलेनियम और टेल्यूरियम की बात की जाए तो बोथ आर मेटेलॉइड। ये क्या है? मेटेलॉइड है ये। ठीक है, और अगर वहीं पर पोलोनियम की बात की जाए तो पोलोनियम इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, मेटल है ये बट इट इज़ अ पुअर मेटल। क्लियर है? तो मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या हो रही है? जैसे ही हम डाउन टू ग्रुप जाते हैं मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम ऑक्सीजन से पोलोनियम तक गए डाउन टू ग्रुप, वैसे ही हमारा जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो गया। क्लियर है? अब यहीं से बाकी भी प्रॉपर्टी आप निकाल लोगे कि भाई अगर मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। क्लियर है? हो गया? स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, डेंसिटी। ठीक है, थर्ड है आपका डेंसिटी। डेंसिटी। अच्छा, अब अगर डेंसिटी की बात की जाए तो जैसे ही डाउन टू ग्रुप जाएंगे, ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ जाएंगे, डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, डेंसिटी। अच्छा, पोलोनियम की जो डेंसिटी होती है ना वो अननोन होती है। रीज़न क्योंकि स्टेबल नहीं है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, स्टेबल नहीं है, तो इसीलिए इसकी जो डेंसिटी होती है वो अननोन होती है, अननोन डेंसिटी ऑफ पोलोनियम। जबकि बाकी का क्या होगा, जैसे हम डाउन टू ग्रुप जाएंगे
डेंसिटी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी डेंसिटी? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मेटेरियल कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। क्लियर है? ओके, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फोर्थ पॉइंट आएगा आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये मैंने पहले ही बता दिया था मेटेलिक कैरेक्टर में ही कि भाई हमारा स्टार्टिंग के दो हमारे नॉन मेटल हैं, देन हमारा मेटलॉइड है, फिर हमारा मेटल है, भले वो पुअर मेटल क्यों ना हो बट है तो मेटल। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी इंक्रीजेस ये इंक्रीज होगा जैसे हम डाउन टू ग्रुप जाएंगे ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ, ये हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीज। क्लियर है? हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। अब क्या आएगा, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। फिफ्थ नंबर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए तो आफ्टर फ्लोरीन ऑक्सीजन इज अ सेकेंड ऑक्सीजन इज अ सेकेंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, मतलब पूरे ग्रुप में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हम डाउन टू ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। रीज़न, साइज़ बढ़ रहा है, साइज़ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी लो होगी। ठीक है, तो आफ्टर फ्लोरीन आप लिखोगे यहाँ पर, आफ्टर फ्लोरीन ऑक्सीजन इज अ सेकेंड हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो क्लोरीन के बाद ऑक्सीजन ही है हमारे जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। और अगर वहीं पर बात करें हम सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, तो जैसे ही डाउन टू ग्रुप जाएंगे ये क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ऑब्वियस है डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये तीनों ही डिक्रीज होगा जैसे ही हम डाउन टू ग्रुप जाएंगे। क्या क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख दो यहाँ पर, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये क्या होगा, जैसे ही हम डाउन टू ग्रुप जाएंगे ऑक्सीजन से पोलोनियम की ओर, तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर लिखोगे डिक्रीजेस। ठीक है, डिक्रीजेस। हो गया, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। और उसके बाद हेडिंग लगाओ एलोट्रॉप्स। इसमें भी ये देखना है कि भाई कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो एलोट्रॉप्स शो करते हैं। एलोट्रॉप्स पता है ना, एक ही एलिमेंट के दो या दो से अधिक फॉर्म, वो हमारे एलोट्रॉप्स आएंगे। ठीक है, तो अगर एलोट्रॉप्स की बात करें, ये 6 नंबर पॉइंट होगा ना। ओके, एलोट्रॉपी। ओके, अगर एलोट्रॉपी की बात करें तो इस ग्रुप के ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट एलोट्रॉप्स शो करते हैं। ठीक है, all elements are shows एलोट्रॉप्स। ठीक है, ओके, लिख लेते हैं यहाँ पर भी कौन कौन से हैं। ऑक्सीजन मेन, अच्छा हाँ, सल्फ़र जो है वो सबसे ज़्यादा एलोट्रॉप्स शो करेगा इस पर। ठीक है, सबसे ज़्यादा एलोट्रॉप्स यहाँ पर अगर शो करेगा तो वो होगा हमारा सल्फ़र। ऑक्सीजन के दो एलोट्रॉप होते हैं, O2 एंड O3। पढ़ेंगे इसको, आगे बनाना कैसे बन रहा है। सल्फ़र की बात करें
तो सबसे ज़्यादा सल्फर ही शो करता है एलोट्रॉप्स। कौन कौन से? तो पहला तो होता है रोम्बिक। ओके, रोम्बिक सल्फ लिखते जाएगा यहाँ पर, रोम्बिक, या इसे अल्फ़ा सल्फर भी कहते हैं, रोम्बिक और अल्फ़ा सल्फर। ठीक है, सेकंड होता है हमारा मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक या बीटा सल्फर। ओके, थर्ड होता है हमारा प्लास्टिक और गामा, यहाँ पर आएगा प्लास्टिक और गामा सल्फर। फिर होता है हमारा कोलॉइडल सल्फर, कोलॉइडल सल्फर। और लास्ट होता है हमारा लैम्डा सल्फर। तो इतने सारे एलोट्रॉप्स होते हैं सल्फ़र के, ये भी हम पढ़ेंगे, ये कैसे कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, कहाँ से गेन होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसे भी पढ़ेंगे हम। हो गया ये? ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अब हेडिंग लगाओ केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप नंबर 16 और ऑक्सीजन फैमिली। हो गया ये? ओके, देन नेक्स्ट हेडिंग लगाइए केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहले इस पे लिखिए रिएक्शन विथ कार्बन। ओके, रिएक्शन विथ कार्बन, कार्बन के साथ अगर रिएक्शन देखें तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी बात करें तो CS2, ये आपको दो कंपाउंड मिल जाएंगे। सेलेनियम की बात करें, सेलेनियम और टेल्यूरियम, ये तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये तो स्टेबिलिटी तो होगी नहीं इस पर। सेलेनियम टेल्यूरियम की बात करें तो इसमें एक एक ही हमारा कंपाउंड बनता है, CSE2 एंड CTE2। ठीक है, ये दो कंपाउंड है जो कार्बन के साथ मिलके बनाते हैं। हो गया? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ हाइड्राइड का बनना, मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। सेकंड है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। अच्छा, अब अगर हाइड्रोजन की बात करें तो सेम ऐसे ही रहेगा, हो गया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। तो ग्रुप नंबर 16 के जो एलिमेंट होते हैं वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? हाइड्राइड बनाएंगे। क्लियर है? तो हाइड्राइड जब ये बनाएंगे तो ऑब्वियस है ऑक्सीजन के साथ मिलकर यहाँ पर क्या बनेगा? वाटर बनेगा। ये सल्फाइड बना लिया। ठीक है, यहाँ पर H2 ऐसे ही सेलेनाइड हो गया, टेल्यूराइड हो गया और H2PO। ठीक है, अब H2PO बन तो गया है, लेकिन ये क्या होता है हमारा? रेडियो एक्टिव होता है, नो स्टेबिलिटी, रेडियो एक्टिव। ओके, अब यहाँ पर बात की जाए अगर स्मेल की, तो ये जो होता है ना H2S, बहुत शार्प स्मेल, रोटन फिश जैसी स्मेल होती है इसके, रोटन फिश, रोटन फिश। ओके, रोटन फिश जैसी स्मेल होगी, बहुत बदबूदार स्मेल होती है। वाटर का तो पता ही है। ओके, तो चलो अब अगर बात की जाए इसके फिजिकल स्टेट की, ओके, तो वाटर इज़ अ कलरलेस, सबको पता है, कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड होता है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। अब यहाँ पर हम हाइड्राइड की थोड़ी बात कर लेते हैं। ओके, हाइड्राइड की बात कर लेते हैं।
तो ये तो भाई रिएक्शन विथ हाइड्राइड, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन क्या बनता है? इट फॉर्म्स हाइड्राइड। आप लिखोगे इट फॉर्म्स हाइड्राइड। ठीक है, तो भाई हाइड्राइड बना लिया। ये जो रॉटन फिश जैसे स्मेल है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये सब ये हमारा कलरलेस लिक्विड, यहाँ पर लिख लोगी ये हमारा कलरलेस लिक्विड होता है, कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड होता है। तो ये सब इसका क्या हो जाएगा? फिजिकल स्टेट हो जाएगा। हाइड्राइड की बात हो रही है ना अभी, तो ये हाइड्राइड की फिजिकल स्टेट है। मतलब ग्रुप नंबर 16 जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कर लिया और जब ये हाइड्राइड बनाया तब क्या क्या इसके फिजिकल स्टेट हुए, तब क्या क्या इसमें चेंजेस हो गए, वो सब हमको देखना है। फिजिकल स्टेट यहाँ पर क्लियर हो गया है। तो हाइड्राइड का ही सेकेंड नंबर अब लगाइए एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाए ओके, तो हाइड्राइड का सेकंड पॉइंट क्या आएगा? एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? जैसे ही हम डाउन टू ग्रुप जाएंगे, मतलब H2O, H2S, H2Se, H2T, पोलोनियम को तो लेना नहीं है, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो जैसे ही हम डाउन टू ग्रुप जाएंगे तो इसकी जो एसिडिक नेचर है वो कैसी होगी? इंक्रीज होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है किसकी? टेल्यूरियम की, ठीक है, टेल्यूरियम हाइड्राइड की होगी, देन सेलेनाइड, देन सल्फाइड एंड देन वाटर। देन दैट मीन्स वाटर इज़ अ वीक एसिड एंड टेल्यूराइड इज़ अ टेल्यूरियम हाइड्राइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर है? तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा वीक एसिड हो गया। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो, हो गया। चलो यहीं पर मैं बता रही हूँ अभी थर्ड पॉइंट, वोलाटाइल। वोलेटिलिटी, ठीक है, वोलेटिलिटी की बात करें अगर, तो जैसे ही हम डाउन टू ग्रुप जाएंगे तो इसकी जो वोलेटिलिटी है वो क्या है? बढ़ेगी फिर घटती है। मतलब कि H2O से H2S में जाएंगे तब तो इंक्रीज़ होगा, ठीक है, तब तो इंक्रीज़ होगा, लेकिन उसके बाद जब हम नीचे की ओर जाते हैं तब ये क्या होगा? डिक्रीज़ होगा, ठीक है, डिक्रीजेस। तो H2O से H2S की तरफ जाएंगे तब तो इंक्रीज़ होगा, इसकी वोलेटिलिटी जो होती है वो इंक्रीज़ होती है, लेकिन जैसे ही हम और डाउन टू ग्रुप जाएंगे, मतलब सेलेनियम से टेल्यूरियम की तरफ जाएंगे, तो वोलेटिलिटी इसकी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। क्लियर है? ओके, बात हो गया ना? स्क्रीनशॉट ले लिए। ओके, फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें तो फोर्थ पॉइंट है हमारा टॉक्सिसिटी। ओके, हाइड्राइड की टॉक्सिसिटी की अगर बात करें तो ग्रुप नंबर 16 के जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी एलिमेंट के जो हाइड्राइड्स होते हैं, ये सब टॉक्सिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो ऑल आर इन टॉक्सिक नेचर, ठीक है, सब के सब पॉइजनस होते हैं, टॉक्सिक नेचर के होते हैं। क्लियर है? ओके देन, तो ये थे हमारे ग्रुप नंबर 16 की केमिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स पढ़ेंगे। ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स में आपके ओजोन रहेंगे, ऑक्सीजन O2 रहेगा, और इसकी प्रिपरेशन मेथड, प्रॉपर्टीज़ और एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर का नोट्स बना लीजिएगा, इसे पढ़ते रहिए, समझते रहिए, खुश रहिए और सेफ रहिए।